हेलो क्लास। आज आप देख रहे हैं कि सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल ट्रेंड्स साइज के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि पीरियोडिक टेबल या उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसे कैसे समझें, कैसे पढ़ें। आज आपको मैं समझाऊंगा कि जो साइज है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल ट्रेंड होता है, क्योंकि जो दूसरे पीरियोडिकल ट्रेंड्स हैं वो साइज पर बेस्ड होते हैं, डिपेंड करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि पीरियोडिकल ट्रेंड जो है साइज, वो पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करता है, कितने तरह का साइज होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और उनके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेरीज कैसे होती हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है हम सिर्फ डेडिकेट करेंगे एक पीरियोडिकल ट्रेंड्स को, जो कि है साइज। मैं आपको बता दूं क्लास, सबसे पहले तो कि साइज का जो मतलब है वो हमेशा ही न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो सेल है, मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है होती है, स्फेरिकल लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, वहां तक के डिस्टेंस को ही बोला जाता है। लेकिन एटम मेटल्स के फॉर्म में पाया जाता है, एटम्स आयंस बनाता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाता है, और एटम्स जो है कभी कभी सिंगल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल बना के गैसेस स्टेट में भी रहता है। इस तरीके से हम साइज को चार अलग अलग नामों से पढ़ते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन सब जो है कहीं न कहीं एटॉमिक साइज और मेटालिक साइज से रिलेट ही करता है। सबसे पहले समझिए कि साइज को हम बोलते कैसे हैं। अगर हम सिंगल एटम के साइज को बोलें, मतलब कि एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट सेल तक के डिस्टेंस को हम उसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। अगर वही एटम आयन बनाता है तो वही आयनिक साइज भी कहलाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगा, लेकिन रहेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस की, तो डिफिनीशन नहीं वेरी करेगा। आयनिक साइज होगा आयंस का न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस। जबकि मेटल्स में, मेटालिक लैटिस में पाए जाने वाला जो पॉजिटिव स्फीयर है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, उसमें भी वही डिफिनेशन हम लोग अप्लाई करते हैं कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल तक के डिस्टेंस। उसके अलावा हम कोवलेंट रेडियस के नाम से एक वर्ड बोलते हैं, और एक लास्ट में होता है वान डेर वाल रेडियस। तो एटॉमिक साइज, मेटालिक साइज, आयनिक साइज, कोवलेंट रेडियस और वान डेर वाल रेडियस, इस तरीके से हम 4 या 5 तरीके से जो साइज है को बोलते हैं। सबसे पहले समझिए कि अगर कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा आपका एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज। दूसरा होता है अगर कोई एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। और जब बॉन्ड लेंथ का हम लोग हाफ करते हैं, बॉन्ड लेंथ का हाफ करते हैं, तो इसको बोला जाता है कोवलेंट रेडियस। बोला जाता है उसको कोवलेंट रेडियस। दूसरे तरीके से समझिए, अगर कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल है या मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है और वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, तो दो नेबरिंग मॉलिक्यूल, मतलब कि जो सबसे नजदीक वाले दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वान डेर वाल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वान डेर वाल डिस्टेंस। उसका अगर हाफ करेंगे तो हम उसको वान डेर वाल रेडियस के नाम से जानते हैं। वान डेर वाल रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ क्लास कि बेसिकली हम वान डेर वाल रेडियस, कोवलेंट रेडियस, जिसी को आगे चल के एटॉमिक रेडियस भी बोला जाएगा, क्योंकि आप देखें तो एटम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है हम उसी की बात कर रहे हैं। आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस ही है जो आगे चल के मैं कन्वर्ट करूंगा कि कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके आयंस बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इतने सारे तरह के हम लोग रेडियस की स्टडी करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि वान डेर वाल रेडियस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि वान डेर वाल रेडियस मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस का हाफ है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल तक के डिस्टेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना। आप देख लीजिए, ये जो डिस्टेंस है ये एटॉमिक रेडियस है, और दोनों मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस का हाफ वान डेर वाल रेडियस है।
तो वाटर वाला रेडियस जहाँ भी आएगा उसकी वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होगी, और ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है गैसियस स्पीसीज के लिए, ठीक है, सॉलिड के नहीं ना, तो लिक्विड के लिए, सिर्फ गैसियस स्पीसीज के लिए। तो ये हो गए इसके इंट्रोडक्शन। आते हैं दूसरे पार्ट पर। जो साइज है हम उसको पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में वो वैरी कैसे करता है, मतलब ट्रेंड्स का मतलब कि अलोंग द पीरियड चलने पे साइज कैसे वैरी करेगा और डाउन द ग्रुप चलने पे साइज कैसे वैरी करेगा। लेकिन चूंकि आप प्रिपरेशन के लिए आप ये करेंगे, कंपटीशंस के लिए या बोर्ड के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ही जो जनरल ट्रेंड होता है, वो जनरली नहीं पूछा जाता। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जनरल ट्रेंड क्या है। जनरल ट्रेंड का मतलब कि अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप चलने पर वेरिएशन कैसे होगा। लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो उस ट्रेंड्स में एक्सेप्शनली वेरिएशन लेकर के आते हैं। तो उस एक्सेप्शनल वेरिएशन को ही हमको माइंड करना होता है, जिससे हम समझ पाए कि एक्चुअली में साइज कैसे वेरी करेगा अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए जनरल ट्रेंड क्या है। अलोंग द पीरियड चलने पर एक्सेप्ट वांडरवाल रेडियस, मतलब इनर्ट गैसों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि इनर्ट गैस डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाते और वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वांडरवाल रेडियस ही शो करते हैं। तो एक्सेप्ट इनर्ट गैस ग्रुप अगर अलोंग द पीरियड चला जाए तो साइज, जो एटॉमिक साइज है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। यहाँ पे एटम मेटल का भी हो सकता है या नॉन मेटल का, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। अलोंग द पीरियड चलने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। ठीक है, रीजन पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। डाउन द ग्रुप चलने पर पूरे पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आने पर, ठीक है, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करती है, एक्सेप्ट वो सारे प्लेस जहां पे दूसरे फैक्टर्स जो है गवर्न कर लेते हैं, उनको छोड़ दिया जाए। तो जनरल ट्रेंड में अलोंग द ग्रुप चलने पर साइज इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप चलने पर सॉरी, और अलोंग द पीरियड चलने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। चलिए एक कॉमन फैक्टर की पहले बात करते हैं। कॉमन फैक्टर है साइज है क्या, तो मैंने कहा साइज न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस है। तो अब आप देखिए कि अगर मैंने कहा एक न्यूक्लियस है जिसके पास एक सेल है और एक एटम जिसके अराउंड 2 सेल है, तो आप समझ जाएंगे कि अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल के बढ़ने से जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल्स, तो डाउन द ग्रुप आने पे एक्चुअली क्या होता है, डाउन द ग्रुप आने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करती है। ये बात जनरल ट्रेंड का पहला रीजन कि डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हुआ। आप बोलेंगे नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हो गए, मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं उनके सबके सेल्स एक बराबर होते हैं, सेल्स वेरी नहीं करते, फिर भी साइज क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि प्रोटॉनों के नंबर बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियस का जो चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो बढ़ता जाता है। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है जिसको हम बोलते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाई द चार्ज अप्लाइड बाई न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जबकि साइज जो है, जो सेल वाला फैक्टर है, सेल वाला फैक्टर वहाँ पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इसलिए साइज जो है वो कंट्रैक्ट होता चला जाता है। कहाँ से, स्टार्टिंग लेफ्ट से लेकर के राइट तक, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसों को छोड़ दिया जाए तो अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज बढ़ता है। ये इसका रीजन हुआ। अच्छा, आप समझ पा रहे होंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब द चार्ज applied by nucleus effectively on the outermost electron, हम उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप सोच रहे होंगे सर डाउन द ग्रुप भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज होंगे ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ेंगे ही, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप भी बढ़ता होगा। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप भी बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते रहते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को जितना कम करता है उसके कंपैरेटिवली नंबर ऑफ जो सेल्स हैं साइज को ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
इसलिए कंटेम्प्रेरी बात करें, हम बात कर सकते हैं कि जो काउंटर पार्ट है, सेल के बढ़ने से साइज बढ़ रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज घट रहा है। सो नंबर ऑफ सेल्स प्रीडोमिनेट ओवर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप, इसलिए डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती ही रहती है जनरल ट्रेंड में। ये हुआ जनरल बात। अब डिस्कस करते हैं कि कहीं कहीं पर साइज बढ़ने की जगह कम कैसे हो गया, बराबर कैसे हो गया, या कम होने की जगह ज़्यादा कैसे हो गया, उस पर चर्चा करते हैं। एक छोटी सी बात पहले आप दिमाग में बैठाइए। साइज घटना और बढ़ना दो फैक्टर पे बस डिपेंड करता है, बाकी फैक्टर तो पढ़ते रहेंगे। पहला दो फैक्टर, पहला कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। मेरे साथ बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन विल इंक्रीज द साइज ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डेंसिटी को बढ़ाएगा। दूसरा बोलिए, न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज द साइज, बिकॉज न्यूक्लियर जो चार्ज है साइज को डिक्रीज करेगा बिकॉज अट्रैक्ट टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेसिकली सारे फैक्टर्स इन्हीं दोनों चीजों को गवर्न करते हैं। पहला कौन सा? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसको समझिए ध्यान से, ठीक है, मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। अगर किसी भी फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा, चाहे लॉन्ग पीरियड हो चाहे डाउन पीरियड हो, नो मैटर। अगर किसी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है तो साइज घटेगा, चाहे लॉन्ग पीरियड हो चाहे डाउन द ग्रुप हो, नो मैटर। एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन दोनों बातों को पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर मेरे साथ फिर से इसको पढ़िए कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और न्यूक्लियर चार्ज पे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट हम लोग और अप्लाई करते हैं। हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, द शेप एंड इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कैसी है और शेप कैसा है, सुन रहे हैं मेरी बात? शेप और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कैसी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास S में इलेक्ट्रॉन है, P में इलेक्ट्रॉन है, D में इलेक्ट्रॉन है और F में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन sp,d,f चार अलग अलग सब सेल्स में हो सकते हैं। अगर हम सेल को कांस्टेंट रखते हैं, चार अलग अलग सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो S के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा डेंसर होते हैं, ठीक है। मैं सुन रहे हैं आप क्या मैं बोल रहा हूँ? ज्यादा डेंसर होते हैं। P के इलेक्ट्रॉन थोड़ा उसे लेस डेंसर, D और F के इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट होते हैं, बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। D F के इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, डिस्टॉर्टेड का मतलब बिखरा हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी थोड़ी बिखर गई, जबकि S और P के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डेंसर होते हैं, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेंसर होते हैं वो न्यूक्लियस को ज्यादा कवर करते हैं, सुन रहे हैं? न्यूक्लियस को ज्यादा कवर करते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जब बढ़ेगी तो न्यूक्लियस कवर हो जाता है, फिर से थोड़ा देखिए। जब भी न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो सेल्स होते हैं वो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इलेक्ट्रॉन जहां है तो ये जो सेल है ये असल में इलेक्ट्रॉन को कवर करता है, ठीक। सुन रहे मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं कि हमेशा ही जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्क्रीन कर देते हैं। किसको स्क्रीन करते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करते हैं, ठीक है। सो इनर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्क्रीन द न्यूक्लियस, ठीक। तो अगर इनर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेंगे तो न्यूक्लियस का फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स प्रॉपर्ली लग नहीं पा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है स्क्रीन कर रहे हैं मतलब कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम उसको और क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है
सुन रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है अराउंड द न्यूक्लियस, हम उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट भी। शील्ड हो जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिपल करके एक्सपैंड कर लेगा और साइज बढ़ जाएगा। तो मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज इंक्रीज कर जाता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और शील्डिंग करता कौन है? इनर इलेक्ट्रॉन्स। सो इनर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्क्रीन द न्यूक्लियस and that will not easily apply the nuclear force on the outermost electron। तो ऐसे में बाहर का इलेक्ट्रॉन एक्सपैंड करके अपने साइज को बढ़ा लेता है और एटम के साइज को बढ़ जाने देता है, ठीक। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला आपसे? मैंने बोला एस एंड पी इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं, तो ज़्यादा स्क्रीन कौन करेगा? मेरे साथ बोलिए, ज़्यादा स्क्रीन कौन करेगा? ज़्यादा स्क्रीन करेगा एस का इलेक्ट्रॉन और पी का इलेक्ट्रॉन। डी का और एफ का इलेक्ट्रॉन पहले से थोड़ा बिखरा हुआ है तो स्क्रीनिंग अच्छी नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इधर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इधर की तरफ बढ़ता है, ठीक। तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं और जब डी सबसेल्स या एफ सबसेल स्टार्ट हो जाते हैं तो स्क्रीनिंग या शील्डिंग पुअर होने लगती है, पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंस नहीं है और पुअर शील्डिंग होने की वजह से न्यूक्लियस एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर पाता है, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा वहां पे साइज घट जाती है। क्या हो गई? साइज घट गई, ठीक है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ, समझिए ध्यान से एग्जांपल समझाता हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। एग्जांपल समझाता हूँ। 13th ग्रुप में जब हम लोग आते हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो हम लोग जब गैलियम, इंडियम और थैलियम की तरफ बढ़ते हैं, गैलियम, इंडियम और थैलियम की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय डी सबसेल्स और एफ सबसेल इंट्रोड्यूस होता है। जब डी सबसेल और एफ सबसेल इंट्रोड्यूस होता है उस समय वहां पे पुअर स्क्रीनिंग या पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वहां पर क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वहां पे क्या होता है? साइज कंप्रेस हो जाती है। एंड दिस इज द रीजन कि हम बात करते हैं कि गैलियम, इंडियम, थैलियम का जो साइज है कंपैरेटिवली ऊपर वाले एलिमेंट से कम क्यों है या बराबर क्यों है? क्योंकि डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, साइज बढ़ने की जगह पे कंपनसेट होकर के या तो बराबर रह जाएगा या थोड़ा ज़्यादा थोड़ा घट जाएगा। तो आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। जो मैंने बोला नोट करेंगे। मैंने क्या बोला कि स्क्रीनिंग बढ़ेगा, शील्डिंग बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो साइज बढ़ जाएगी। नोट करिए। दूसरा नोट करिए, पुअर स्क्रीनिंग विल इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड दैट विल डिक्रीज द साइज। समझ बात आ रही है? समझ बात आ रही है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो पुअर स्क्रीनिंग कौन किया? डी और एफ ने किया। पुअर स्क्रीनिंग किसने किया? डी और एफ ने किया, ठीक है। ये देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, डी जो है यहाँ पे 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज होता है। डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो जो पहला वाला नहीं है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम से लेकर जिंक तक, उसको बोलते हैं लोग 3D सीरीज, क्योंकि लास्ट में 3D आएगा। उसके नीचे वाले को 4D बोलते हैं, उसके नीचे वाले को बोलते हैं 5D सीरीज। जनरली 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में जो साइज होता है वो थोड़ा कंपेरेबल होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर, एक जैसा बराबर सा होता है। डाउन द ग्रुप आने पे साइज होनी क्या चाहिए? देखिए ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड एग्जाम को आपसे बोर्ड पूछेगा या एग्जाम पूछेगा, कॉम्पिटिशन पूछेगा, बस कर ये करेगा। 4D से 5D में जब आप आएंगे तो 4D से 5D में आने में ग्रुप में आने की वजह से साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन साइज बढ़ती न होकर के बराबर हो जाती है या कभी कभी तो घट जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि 4D से 5D में जब आते हैं हम लोग तो पहले से डी सबसेल था और 5D में आते आते 4F मतलब कि F सबसेल इंट्रोड्यूस होता है, F सबसेल इंट्रोड्यूस हो जाता है। हम उसको बोलते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट इसी से निकल के बाहर गए हुए हैं, इसी वाले सीरीज से निकल के F वाले एलिमेंट्स बाहर गए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब F सबसेल शुरू होगा तो स्क्रीनिंग सबसे पुअर होगी। सबसे पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज जो साइज ग्रुप में आने की वजह से बढ़नी चाहिए थी, बढ़ने की जगह घट जाएगी। ठीक है, क्यों घटी? बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ सबसेल्स इलेक्ट्रॉन्स। पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन, यह कहाँ हुआ? ये 5D सीरीज में हुआ। 5D सीरीज में, तो 5D सीरीज के एलिमेंटों की साइज क्या होगी? 4D सीरीज के बराबर होगी, सिमिलर होगी, कंपेरेबल होगी। ठीक है, समझ बात आ रही है? अब 4D 5D से कोई भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जर्कोनियम, हैफनियम वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बार बोर्ड पूछता है, कंपटीशन पूछता है कि जर्कोनियम की साइज कंपेयर करिए उसके साथ। ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट के साथ। अच्छा, फिर समझिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। 5D 4D और जो इसके नीचे वाला एलिमेंट का सीरीज है, यहीं से निकल के यह ब्लॉक गया है, और यह ब्लॉक में पहले सीरीज का नाम है लैंथेनॉइड सीरीज। क्या नाम है? लैंथेनॉइड सीरीज। और दूसरे सीरीज का नाम क्या है? एक्टिनॉइड सीरीज। तो जो कंप्रेशन होता है, जो कंट्रैक्शन होता है पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ सबसेल की वजह से, हम उनको लैंथेनॉइड के नाम से जानते हैं। हम उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, क्योंकि हुआ तो उसी की वजह से ना। तो कंट्रैक्शन मतलब कि when we move down the group in D block, so lower period elements डाउन द ग्रुप आएंगे, तो जो नीचे वाले सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनकी साइज बढ़ने की जगह कंपेरेबल हो गई है, घट गई है, बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। और लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या है? एफ सबसेल की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन लग रहा है। ठीक, तो मैंने कौन कौन सा फैक्टर बताया? मैंने फैक्टर बताया कि 2 फैक्टर जिसको आप दिमाग में रखेंगे। पहला कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता कैसे है? स्क्रीनिंग अच्छी होगी, न्यूक्लियर चार्ज घट गया। स्क्रीनिंग पुअर होगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भर गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे अपने आप को, रिपल करेंगे तो साइज बढ़ा देंगे, रिपल करेंगे तो साइज बढ़ा देंगे। तो अगर कहीं आपसे कहा जाए कि सर यहाँ पे साइज क्यों ज़्यादा है जबकि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं लग रहा, जबकि स्क्रीनिंग नहीं हो रही, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ गया है, जिसकी वजह से साइज जो है थोड़ी ज़्यादा हो गई है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गई है। फिर मेरी बात सुनिएगा, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन शिल्डिंग इफेक्ट हमेशा कहाँ लगेगा? जब हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ बात करेंगे। कहाँ पर बात करेंगे? आप बात करेंगे 5th पीरियड की, 6th पीरियड की, 7th पीरियड की। तो 5th, 6th, 7th पीरियड में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन डी ब्लॉक के लिए, बी ब्लॉक के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा। तो जो एग्जाम्पल बेस्ड होंगे 5th पीरियड, बी ब्लॉक के 5th पीरियड से, 6th पीरियड से, 7th पीरियड से, वहाँ पे आप लगाएंगे शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो एग्जाम्पल बेस्ड होंगे डी ब्लॉक की 4D सीरीज, 5D सीरीज से और 6D सीरीज से, वहाँ लगाएंगे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन साइज को कम करता है, और पुअर स्क्रीनिंग जो है वो भी साइज को क्या करता है? बढ़ाता है। उल्टा बोलना हो, ठीक है, पुअर स्क्रीनिंग साइज को बढ़ा देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेंड्स एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द साइज। ठीक, इसी से रिलेटेड आप डिस्कशन करिए, पढ़िए और एग्जाम्पल्स पे फोकस करिए। मैं क्वेश्चंस पे साल बना दूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। साइज हमेशा क्या करते हैं? हम लोग हमेशा साइज को कंपेयर करते हैं। ठीक, एक छोटा सा और है, आयनिक साइज थोड़ा सा हम लोग देख लेते, तो हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करें। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, आयन हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन की जो साइज होती है वो हमेशा ही मेटल से छोटी होती है, जबकि एनायन की जो साइज है वो हमेशा ही नॉन मेटल एटम से बड़ी होती है। इसका भी रीजन वही रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके साथ अपना पूरा का पूरा सेल लेके चला जाएगा। जैसे कि सोडियम के पास 2, 8 और 1 होता है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सिर्फ 2 सेल बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से सेल कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से साइज छोटी हो जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज बड़ी हो जाती है। तो सीधे कॉन्सेप्ट में समझिएगा कि कैटायन इसलिए छोटा है क्योंकि सेल कम है, कैटायन इसलिए छोटा है क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, प्लस लगने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया। एनायन इसलिए बड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है ज़्यादा हो गया, इसलिए
से एनाइन थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा साइज घटता जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ सेल्स बराबर है तो आप एक्स्ट्रा प्लस और एक्स्ट्रा माइनस को कंपेयर करके बता सकते हैं कि साइज में क्या फर्क पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद से मैं आपको नेक्स्ट जो ट्रेंड है, जो नया प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक टेबल का, वो एक्सप्लेन करूंगा। ये पूरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।